I am Sundas Khan, your lecturer for the course of History of English Literature second. This is our second lecture. Okay, we have already discussed the early Victorian era and the characteristics of Victorian era and also the important events of Victorian age. Now we will discuss the mid Victorian age. Mid Victorian age का जो टाइम पीरियड है, जो ड्यूरेशन है जिसको हम कहते हैं मिड विक्टोरियन एज या एरा, वो है 1848 से 1870 के दौरान. यानी कि 1848 से लेके 1870 के दौरान का जो टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं मिड विक्टोरियन एरा या मिड विक्टोरियन एज. अब हम डिस्कस करेंगे वो तमाम इवेंट्स या वो तमाम चीज़ें जो इस एज ड्यूरेशन में हुई हैं, जो इन सालों में हुई हैं. मिड विक्टोरियन एज जो है वो भी समवट लेस टिमल्टुअस, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जो हमारा अर्ली विक्टोरियन पीरियड था, जो हमारा अर्ली विक्टोरियन एरा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी. बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो थी एक आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा ना हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मिड विक्टोरियन एज की, तो ये जो थी ये लेस टिमल्टुअस थी. यानी कि ये जो थी ये एज़ कम्पेयर टू अर्ली विक्टोरियन एरा और एज, ये बहुत कम जो थी ये हंगामा खेज थी. यानी कि बहुत कम इसके अंदर प्रॉब्लम्स तो इस ड्यूरेशन में भी हुए थे, लेकिन वो बहुत कम थे एज़ कम्पेयर टू द अर्ली विक्टोरियन एज. रिलेशनशिप जो था वो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट का वो बेहतर होना स्टार्ट हो गया था. बिगिन टू वर्क इट सेल्फ आउट, यानी कि गवर्नमेंट ने और इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, उन दोनों के जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने वो सॉर्ट आउट करने स्टार्ट कर दिए थे. उन्होंने उसके ऊपर एक कंसेंसस जो होता है वो कर लिया था कि हम लोग इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे. कुछ इन्होंने पॉलिसीज़ बना ली थी जिसकी वजह से जो एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई थी ना, कि गवर्नमेंट जो थी वो इंडस्ट्री को किस तरह से देखेगी, किस तरह से हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को डील करना है, किस तरह से हमने इसको देखना है, वो तमाम चीज़ें जो थी वो सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो गई थी. इंग्लैंड जो थी वो एज अ होल बिगिन टू enjoy द ग्रेटर प्रोस्पेरिटी, बट स्टिल इट वाज टाइम ऑफ ग्रेट पॉवर्टी एंड डिफ़िकल्टी. अच्छा, इंग्लैंड जो है वो एज अ कंट्री जो थी इसने प्रोस्पेरिटी जो है वो एंजॉय करना स्टार्ट कर दी थी. यानी कि आप कह सकते हो, जारी बात है, जब एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो आपके कंट्री जो है वो प्रोग्रेस में जा रहा है, आपका कंट्री जो है वो सक्सेस की तरफ जा रहा है. तो जो रिलेशन आपकी जो इंग्लैंड जो थी वो एज अ कंट्री तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हो रहा था, बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ जा रहा था. लेकिन अभी भी जो आवाम थी, जो पॉपुलेशन थी इंग्लैंड की, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में थी ड्यू टू द टैक्सेस और ड्यू टू द कंडीशन और ड्यू टू द आप कह सकते हैं हाई प्राइसेस, जो मतलब इतनी ज़्यादा इन्होंने चीज़ों को महंगा करना स्टार्ट कर दिया था. उसकी वजह से आवाम जो थी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में थी और बहुत ज़्यादा गुर्बत में थी. पार्लियामेंट जो थी, पार्लियामेंट कर्ब द वर्स्ट अब्यूसेस ऑफ लेसीज फेयर इंडस्ट्री लाइक चाइल्ड लेबर एंड डेंजरस वर्किंग कंडीशंस. यहाँ पे आपने जो चीज़ सबसे पहले समझनी है वो है वर्ड लेसीज फेयर. लेसीज फेयर जो है ये एक फ्रेंच टर्म है, यानी कि आप कह सकते हैं फ्रेंच वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग होता है लीव अलोन, यानी कि अकेला छोड़ देना. लेसीज फेयर को ये सोचा जाता है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि जितना ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी के साथ या बिजनेस के साथ कम इन्वॉल्व होगी, उतना ही ज़्यादा जो है वो सोसाइटी जो है वो एज अ होल और जो बिज़नेस है वो अच्छा होगा, एक्सटेंड होगा, और उतना ही ज़्यादा जो है ये हालात जो हैं वो बेहतर होंगे. तो लीव अलोन का मतलब है इकोनॉमी को और बिज़नेस को गवर्नमेंट जो है वो छोड़ दे, अकेला छोड़ दे, ताकि वो बेहतरी की तरफ आएँ, वो अच्छे से वर्क करें. अब पार्लियामेंट जो थी उन्होंने इस चीज़ को मतलब कि आप समझें कि जो हमने पिछले अर्ली विक्टोरियन एज में हमने डिस्कस किए थे वर्किंग इन्वायरमेंट में चाइल्ड लेबर को और डेंजरस वर्किंग सिचुएशंस और कंडीशंस जो हमने डिस्कस की थी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, उन्होंने इस इशू को जो है वो सॉल्व करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया था. उन्होंने लेसीज फेयर कर लिया था, मींस कि उन्होंने इंडस्ट्री को जो है वो उन्होंने अब्यूसेस को देखा था कि जो है इंडस्ट्री किस तरह से काम करी है और इसको किस तरह से काम करना चाहिए, और कौन कौन सी उन्होंने पॉलिसीज़ देना स्टार्ट कर दी थी. ठीक है, कि बच्चों की वर्किंग कंडीशंस और जो सिचुएशंस हैं वो किस तरह से बेहतर की जा सकती हैं. 1850s का जो टाइम है, यानी 48 के बाद 1850s का जो टाइम था वो था टाइम ऑफ ऑप्टिमिज्म का. यानी कि लोग जो हैं वो अच्छा सोचने लग गए थे, लोगों को कुछ बेहतरी नज़र आनी शुरू हो गई थी. लोग जो थे वो इस के लिए जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग आ गई थी लोगों के अंदर. इंग्लैंड जो था वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड था ऑफ इट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एज इज़ एविडेंस्ड बाय द क्रिस्टल पैलेस, सेंटर पीस ऑफ द ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851. 1851 के अंदर एक
ग्रेट एग्जीबिशन हुई थी, और उस ग्रेट एग्जीबिशन में जो हम लोगों ने या इंग्लैंड वालों ने जो सेंटर पीस बनाया था, जो एक इम्पॉर्टेंट पीस दिया था फॉर एग्जीबिशन, वो था क्रिस्टल पैलेस। और वो किस लिए इन्होंने दिया था? इसलिए क्योंकि इंग्लैंड जो था वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे प्राउड फील करता था, फ़ख्र फील करता था कि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब इंसान प्रोग्रेस कर रहा होता है तो उसके पास हर चीज़ नई होती है, टेक्नोलॉजी नई होती है। जो आपके पास ये जो आप बनाते हैं कोई भी आपने जो है वो बिल्डिंग बनाई है, तो उसका जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया है वो आपके पास न्यू होगा, ब्रांड न्यू, बिल्कुल एक नए स्टाइल का होगा। तो वो जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नई थी। अब इंग्लैंड जो था वो इस चीज़ पे बहुत फ़ख्र करता था कि क्योंकि उनके पास साइंस है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, तो उनके पास हर चीज़ जो है वो अप टू डेट है, अप टू मार्क है। तो जो इसने एक एविडेंस इस चीज़ का मिलता है, वो हमें एविडेंस मिलता है क्रिस्टल पैलेस का। उसका जो इन्होंने एक उनकी जो आर्किटेक्चर थी वो भी बिल्कुल न्यू स्टाइल की थी, क्योंकि उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी थी। तो इंग्लैंड जो था वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता था, और इसीलिए जो उनका न्यू एक टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड जो थी उनकी एक बिल्डिंग बनी थी क्रिस्टल पैलेस, उन्होंने वो ही चीज़ जो थी वो अपनी ग्रेट एग्जीबिशन में 1851 में लोगों के सामने सेंटर पीस के तौर पर पेश की थी। क्रिस्टल पैलेस वॉज डिज़ाइंड यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मटीरियल एंड आर्किटेक्चर शो केस इंग्लिश प्रोग्रेस। और यही जो क्रिस्टल पैलेस था जिसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के ऊपर बेस किया गया था, आर्किटेक्चर के ऊपर बेस किया गया था, यही वो चीज़ें थी जो कि शोकेस कर रही थी, मतलब कि दिखा रही थी कि इंग्लैंड की प्रोग्रेस, कि इंग्लैंड कितना तरक्की की तरफ जा रहा है, कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। मिड विक्टोरियन पीरियड was also a time when British Empire truly expanded around the globe due to the Industrial Revolution। और मिड विक्टोरियन का जो एज है, जो टाइम पीरियड है, ये वही टाइम पीरियड है जिस ड्यूरेशन में ब्रिटिश एम्पायर जो था वो एक्सपैंड हुआ था। यानी कि इन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी, और इन्होंने अपनी जो एक आप कह सकते हैं कि जो इनकी एक हुकूमत थी, जो इनका एक एरिया था, इन्होंने वो एक्सपैंड किया था अराउंड द ग्लोब, यानी कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर आप खुद देखें, यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में भी इन्होंने कॉलोनीज़ आके बनाई थी, कहाँ इंग्लैंड और कहाँ ये सब कॉन्टिनेंट। तो इसी तरह से इन्होंने एक्सपेंशन की थी। और ये एक्सपेंशन इन्होंने कैसे की थी? ये इन्होंने की थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बेस के ऊपर, क्योंकि इनकी इंडस्ट्री जो थी वो प्रोग्रेस में थी, सक्सेस में थी। जब आपकी कंट्री की इंडस्ट्री जो होती है वो पावरफुल होती है, वो प्रोग्रेस में होती है, तो आपकी जो कंट्री होती है, वो आपकी जो इकोनॉमी होती है वो प्रोग्रेस करती है, और फिर उसके बाद आप लोग एक्सपेंशन की तरफ आते हैं, जैसा कि इंग्लैंड ने किया। डिबेट्स अबाउट द रिलीजन ग्रू इन इंटेंसिटी। अब एक जो काम हुआ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो था, डिबेट्स हुई थी रिलीजन की इंटेंसिटी के ऊपर। देखिए, जब आपके पास नॉलेज आता है, आपके पास प्रोग्रेस आपकी हो रही होती है कंट्री की, आप लोग साइंस की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये डिबेट मस्ट होती है रिलीजन की और साइंस की। जब आपको साइंस के बारे में चीज़ें पता लगने लगती हैं, आपको डिफरेंट थीरीज़ पता लगती हैं, आपको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता लगता है, तो आपकी रिलीजन के साथ जो आपकी एक डिबेट होती है वो एक मस्ट होती है। चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था, और यही डिबेट जो है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हो गई थी, इंटेंसिटी ऑफ रिलीजन की। चर्च ऑफ इंग्लैंड हैड इवॉल्व इनटू 3 फैक्शंस। अब जो इंग्लैंड का जो चर्च था वो 3 फैक्शंस में डिवाइड हो गया था। मीन्स के जो आप खुद सोचेंगे कि जो चर्च है वही 3 फैक्शंस में डिवाइड हो गया, उसके 3 डिवीजन्स हो गई हैं, तो फिर जो लोग थे उनका क्या हाल होगा उस टाइम ड्यूरेशन में। सबसे पहले था नंबर 1 जो डिवीजन थी वो थी अ लो और इवेंजलिकल चर्च और लो चर्च। सेकंड जो थी वो ब्रॉड चर्च थी, और लास्ट जो थी वो हाई चर्च थी। ये 3 हमारे पास डिवीजन्स हैं या 3 फैक्शंस हैं इंग्लैंड की चर्च की, जो कि मिड विक्टोरियन एज में हुई। अब इन तीनों के तीनों चर्चेस के देयर ओन डिट्रैक्टर्स थे, यानी कि इन तीनों की तीनों जो चर्चेस थी इनके अलग से प्रोपोनेंट्स थे, अलग से इनके डिट्रैक्टर्स थे। ठीक है, तमाम के तमाम जो थे इनके डिफरेंट तरह से शेयर्स थे, फिर इनके प्रोपोनेंट्स भी डिफरेंट थे, इनके डिट्रैक्टर्स जो थे वो भी डिफरेंट थे, तमाम ये तीनों चर्चेस के। अच्छा, अब एक नया ग्रुप जो था वो इस टाइम ड्यूरेशन में मिड विक्टोरियन एज में है इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको नाम दिया गया था यूटिलिटेरियन का। ठीक है, बेंथमाइट्स भी जिन्हें हम कहते हैं। बेंथमाइट्स केम टू सी द ट्रेडिशनल रिलीजन एज अ लिटिल मोर देन आउटमोडेड सुपरस्टिशन। अब मैंने आपको जिस तरह के पहले ही बता दिया है कि रिलीजन और साइंस, जब साइंस प्रोग्रेस करेगी तो रिलीजन और साइंस का कन्फ्लिक्ट मस्ट है। अब ये हुआ था कि जैसे जैसे रेवोल्यूशन हो रही थी, साइंस और टेक्नोलॉजी आ रही थी, इंट्रोड्यूस की जा रही थी लोगों के दरमियान, तो जो
जो ये ग्रुप था यूटिलिटेरियन ग्रुप, और सिर्फ ये नहीं था बल्कि इसी तरह के और भी ग्रुप्स थे, तो बेंथमाइट्स जो थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कहा कि जो हमारा एक ट्रेडिशनल रिलीजन है ना, जो हमारा रिलीजन है वो सुपरस्टिशियस है, आउटमोडेड है, सुपरस्टिशियस है। इन्होंने ये बातें करनी स्टार्ट कर दी थी। Higher criticism approached the Bible not as a divine and infallible text, but rather as an historical produced set of documents that reflected the prejudices and limitations of human writers. अब बातें क्या हो रही थी? बातें ये हो रही थी कि बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, लोग बाइबल को कह रहे थे कि ये एक डिवाइन राइटिंग नहीं है, ये एक इनफैलिबल राइटिंग नहीं है, ये एक इनफैलिबल टेक्स्ट नहीं है, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो कि लोगों ने खुद लिखा है। और जाहिर सी बात है, जब लोग खुद एक चीज़ लिखते हैं तो वो उसमें अपने प्रेजुडिसेस डालते हैं, अपनी लिमिटेशंस दिखाते हैं कि ह्यूमन राइटर्स की, देखें ह्यूमन राइटर्स की लिमिटेशंस होती हैं, वो कुछ बातें किसी हद तक लिख सकते हैं। जाहिर बात है, हर चीज़ की लिमिट होती है। जब एक ह्यूमन कोई चीज़ राइट करेगा तो वो डिवाइन नहीं हो सकती, और ना ही आप उसको कह सकते हैं कि ये जो है ये डिवाइन राइटिंग है। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया था, लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया था कि लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया था कि जो हमने हमारे तक जो बाइबल मौजूद है, यानी कि मिड विक्टोरियन एज में बाइबल जो है वो लोगों की अपनी लिखी हुई किताब है, ये कोई डिवाइन टेक्स्ट नहीं है, ये कोई इनफैलिबल टेक्स्ट नहीं है, ये बस एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है जो कि हमें शो कर रहा है कि इसके अंदर प्रेजुडिसेस हैं, लोगों की लिमिटेशंस हमें नज़र आ रही हैं। इस तरह से कोई भी डिवाइन टेक्स्ट इस तरह का टेक्स्ट नहीं होता। साइंस और रिलीजन का जब भी आमना सामना होगा तो इस तरह के कन्फ्लिक्ट मस्ट होता है। साइंटिफिक वर्क्स जो उस एज के मिड विक्टोरियन एज के साइंटिफिक और इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो चार्ल्स डार्विन की द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थी, जो कि 1859 में उन्होंने लिखी थी। देन हैड द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में, सीम्स टू चैलेंज ऑल द प्रीवियस थिंकिंग अबाउट द क्रिएशन एंड मैन स्पेसिफिक रोल इन द वर्ल्ड। अब यही हुआ ना, जब बुक्स आई, साइंस की बुक्स आई, जिस तरह की चार्ल्स डार्विन की है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिस तरह के द डिसेंट ऑफ द मैन है 1871 में, इन दोनों बुक्स से क्या प्रूव हुआ? इन दोनों बुक्स से यही प्रूव हुआ है कि इंसान की क्रिएशन और इंसान का जो रोल है सोसाइटी में या इस अर्थ पे, वो दोनों की दोनों चीज़ें जो हैं वो तमाम जो पहले लोग सोचते थे वो गलत हैं। ठीक है, इन्होंने तो जिस तरह से चार्ल्स डार्विन ने कहा कि इंसान तो इवॉल्व हुआ है, इंसान पैदा ही नहीं हुआ था बल्कि इवॉल्व हुआ था। जब इस तरह की बात होगी तो फिर इंसान के रोल के ऊपर भी तो बात होगी कि फिर रोल क्या है। अगर हम जानवर से इंसान बने तो फिर हमारा रोल क्या है या क्या होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि साइंस और रिलीजन का जब भी आमना सामना होगा तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा, और जो भी रिलीजियस लोग होंगे वो रिलीजन को प्रोटेक्ट करेंगे, और जो साइंस से हो गए हैं इन्फ्लुएंस्ड वो न्यू बात करेंगे, साइंस को प्रोटेक्ट करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे लेट एरा को, लेट विक्टोरियन एज को, जो कि 1870 से 1901 का जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम कहते हैं लेट विक्टोरियन एज। Many considered the late Victorian period was merely an extension, at least on the surface. अब बहुत से लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, यानी कि कहते हैं कि विक्टोरियन एज जो थी वो 1870 तक की थी, और 1870 के बाद जो टाइम ड्यूरेशन हम कहते हैं वो कोई विक्टोरियन एज नहीं है, बल्कि बस वो एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंडेड पीरियड है। ठीक है, लेकिन जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विक्टोरियन एज का तो आप उसको यही बताएंगे कि 18 जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग से लेकर 1901 तक, और 1870 से लेकर 1901 तक जो टाइम ड्यूरेशन है वो है लेट विक्टोरियन एज का। 1867 के अंदर सेकेंड रिफॉर्म बिल पास हुआ था, एक्सटेंडिंग वोटिंग राइट्स टू इवन फर्दर टू सम वर्किंग क्लास सिटीजन। अब क्या हुआ, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अर्ली विक्टोरियन एज जब हमने डिस्कस की थी तो भी एक रिफॉर्म बिल पास हुआ था और उसके अंदर वोटिंग राइट्स दिए गए थे। यहाँ पर दोबारा से सेकेंड रिफॉर्म बिल पास हुआ है 1867 में, और इसमें भी वोटिंग राइट्स को ही एक्सटेंड किया गया है। कुछ वर्किंग क्लासेस थी जिनको वोटिंग का राइट दिया गया था, और हमने ये भी मैंने आपको जब इवेंट्स हमने डिस्कस किए थे तो मैंने आपको बता दिया था कि मार्क्सिज्म की थ्योरी जो थी, जो कि अब हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल राइटर्स थे, ऑथर्स थे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स, इन्होंने जो है वो वर्किंग क्लास को एम्पावर किया था, और इन्होंने इन्हें इमेजिन करवाया था कि वो जो है वो कंट्रोल उन्हें करना चाहिए इंडस्ट्री को, यानी कि वर्किंग क्लास को खुद इंडस्ट्री कंट्रोल करनी चाहिए। हम लोगों ने मार्क्सिज्म जो है वो आप लोग ये समझें कि लेट विक्टोरियन एज में जो है वो लोगों के सामने आना स्टार्ट हुई थी। द फाइनल डिकेड, यानी कि जो लास्ट 10 years थे विक्टोरियन पीरियड के, मार्क्ड एज अ हाई पॉइंट बोथ ऑफ इंग्लिश इंडस्ट्री एंड इंपीरियल कंट्रोल एंड ऑफ चैलेंजेस टू दैट इंडस्ट्री एंड इंपीरियलिज्म। जाहिर सी बात है विक्टोरियन एरा एंड होने वाला था, तो जो लास्ट डिकेड थी वो आप समझें कि हाई पॉइंट माना जाता है। इंग्लिश इंडस्ट्री
यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंपीरियल कंट्रोल, क्योंकि इंपीरियल कंट्रोल किस तरह था उस दौर में जो लास्ट डेकेड थी उसमें, और जो चैलेंजेस इंडस्ट्री को और इंपीरियलिज्म को, यानी कि इंडस्ट्री को लास्ट डेकेड में कौन कौन से चैलेंजेस हुए और किस तरह से उसकी प्रोग्रेस हुई, और किस तरह से इंपीरियल कंट्रोल जो है वो किस तरह से एक्सपैंड हुआ या किस तरह से उसे कंट्रोल किया गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हाई पॉइंट पर थी इन द लास्ट डेकेड। In England, many were starting to see the beginning of the end of the era, यानी कि जब जैसे लास्ट डेकेड आई थी, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे, ऑप्टिमिस्टिक थे विक्टोरियन एज को लेके, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके या इंपीरियल कंट्रोल को लेके। लेकिन कुछ लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था कि ये जो बिगनिंग है ना, ये एंड हो रही है एज, यानी कि ये जो बिगनिंग है ये बिगनिंग नहीं है, असल में ये बिगनिंग है उस एंड की जो होने वाला है। Gone was the trust in Victorian propriety and morality, क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट था विक्टोरियन की प्रोप्राइटरी में, मोरालिटी में, करेक्टर्स में, वो ख़त्म हो चुका था इस लास्ट डेकेड में। Instead, many writers struck a windy cycle और एंड ऑफ सेंचुरी, यानी कि मैनी राइटर्स, यानी बहुत से राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा था एंड ऑफ सेंचुरी, यानी कि उन्होंने राइटिंग्स जो थी वही उसी के अंदर इस तरह से पोज करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने इस तरह से इस स्टाइल में लिखना शुरू कर दिया था कि उनकी राइटिंग ही थी एंड ऑफ सेंचुरी, यानी कि शो कर रहे थे वो अपनी राइटिंग से एक्सप्रेशन एंड ऑफ सेंचुरी का, यानी कि सेंचुरी ख़त्म होने वाली है, ये एक्सप्रेशन वो दे रहे थे। We can see the 1890s as a transitional phase between the optimism and promise of the Victorian period and the modernist movement। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि 1890s जो है वो ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है, ट्रांजिशनल टाइम माना जाता है, एक फेज़ था दो चीज़ों के दरमियान का। एक तो ऑप्टिमिज्म थी, प्रॉमिस ऑफ विक्टोरियन एज, यानी कि ऑप्टिमिस्ट थे जो लोग, वो ये कहते थे कि विक्टोरियन एज बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और ये कंटिन्यू होगी, ठीक है। लेकिन दूसरा फेज़ जो था, दूसरी जो चीज़ थी वो थी मॉडर्निस्ट मूवमेंट, यानी कि लोग चाह रहे थे कि चेंज हो जाए, लोग चेंज चाह रहे थे, और यही वो फेज़ है जिसमें जो राइटर्स थे दे बिगिन टू चैलेंज जस्ट हाउ जेन्युइन दैट ऑप्टिमिज्म एंड प्रॉमिस हैड बीन इन द फर्स्ट प्लेस। और जो राइटर्स थे जाहिर बात है उनको एक नया टॉपिक मिल गया था, उनके सामने एक नया इशू आ गया था, वो इस चीज़ पर डिस्कस कर रहे थे, इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे थे कि वो जो ऑप्टिमिज्म है लोगों की और वो जो प्रॉमिस था विक्टोरियन एज का फर्स्ट प्लेस में ही, वो कितना ज़्यादा जेन्युइन था, कितना ज़्यादा सही था, कितना अच्छा था, कितना दुरुस्त था। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द विक्टोरियन एज और एरा। रोल ऑफ वुमेन में आप ये देखें कि मैंने 2 दफ़ा आपको बताया कि रिफॉर्म बिल जो था वो मंजूर हुआ था, ठीक है। रिफॉर्म बिल 1832 में हुआ था और दूसरा हुआ था 1867 में, जिसमें वोटिंग राइट्स चेंज किए गए थे, दूसरे लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। लेकिन आप दोनों तरफ देखें, दोनों जगह पर जब भी रिफॉर्म बिल जो है वो पास हुआ है या माना गया है तो वुमेन के राइट्स की कहीं भी बात नहीं की गई कि वुमेन को भी वोटिंग का जो हक है वो दिया जाए। इन दोनों रिफॉर्म बिल्स में जब वोटिंग के राइट्स जो हैं वो इंक्लूड किए गए थे, दूसरे कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो ज़्यादा इंडस्ट्रियली प्रोग्रेस एरियाज थे उनको इंक्लूड किया गया, दूसरी दफ़ा जो है कुछ और लोगों को राइट्स दिए गए थे वोटिंग के, लेकिन दोनों जगह पे वुमेन को वोटिंग राइट जो है वो नहीं दिया गया। ये बहुत अच्छा एज मानी जाती है विक्टोरियन एज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट सोशल चेंजेस आई थी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी, प्रॉस्पेरिटी आई थी। लेकिन द विक्टोरियन पीरियड को जब हम देखते हैं तो वुमेन के राइट्स को लेके या वुमेन के वोटिंग राइट्स या जनरल राइट्स जो हम वुमेन की बात करते हैं, दोनों में बहुत कम प्रोग्रेस हुई थी। यानी कि अगर हम देखें कि जितनी ज़्यादा चेंजेस हुई हैं, जितनी ज़्यादा ये ट्रांजिशनल एज मानी जाती है, जितनी ज़्यादा चेंजेस इसमें हुई हैं ड्यूरिंग विक्टोरियन एज, जितनी प्रोग्रेस हुई है, उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें और हम देखें कि वुमेन को कितने राइट्स दिए गए थे तो बहुत कम राइट्स दिए गए थे। वुमेन के ऊपर बहुत ज़्यादा कम फोकस था, वुमेन को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी गई थी ड्यूरिंग विक्टोरियन एज। अगर एजुकेशन को देखें तो बहुत ही लिमिट असेस था एजुकेशन तक वुमेन का, मतलब कि बहुत कम लोगों को या औरतें जो ऐसी थी जिनको के एजुकेशन का हक हासिल था वो भी इस तरह की थी जिनको स्कूल और कॉलेजेस नहीं बल्कि घर में वो अपने कोई टीचर या कोई इस तरह से किसी को बुला के और अपने आप को एजुकेट कर लेते थे तो कर लेते थे, वरना कोई एजुकेशन का हाल वुमेन का नहीं था। वुमेन कुड नॉट वोट और होल्ड पब्लिक ऑफिसेज एंड कुड नॉट अंटिल 1870 ऑन प्रॉपर्टी। और जो प्रॉपर्टी का राइट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है कि अगर आपकी यानी कि अगर फादर की प्रॉपर्टी और
और आपके साथ कोई भाई नहीं है तो भी वो प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आपका अगर हस्बैंड होगा तो आपके हस्बैंड को मिलेगी। अगर आपका हस्बैंड भी नहीं है, आप शादी नहीं करते, तो भी वो जो प्रॉपर्टी है वो आपके फादर के भाई को, उनके कज़न को, किसी या आपके बेटे को तो मिल सकती है, लेकिन वुमेन को एज अ फीमेल जो है वो प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकती, यानी कि आपके नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती थी अंटिल 1870। ठीक है। अच्छा, और जाहिर सी बात है जब आप लोग वोट नहीं दे सकते, आप लोग प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, तो फिर आप लोगों को पब्लिक ऑफिस भी आप लोग नहीं होल्ड कर सकते थे, यानी कि आपको कोई भी जो एक पोजीशन होती है, पब्लिक पोजीशन या जो आप कहते हैं ऑफिशियल पोजीशंस जो होती हैं, वो आप लोग नहीं रख सकती थी एज अ फीमेल। 1848 में फर्स्ट वुमेन कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। वुमेन वर अदरवाइज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंग्लैंड्स 3 यूनिवर्सिटीज़। इंग्लैंड में जो सी 3 यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें से वुमेन को एक्सक्लूड किया गया था, यानी कि वुमेन को इस चीज़ की परमिशन नहीं थी कि वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें। अब वो ऐसे नहीं था कि वो उनके लिए एक रूल बनाया गया था कि वुमेन जो है वो एजुकेशन यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती। असल में होता ये है, जब आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है ना। जब आपने कॉलेज, आपके लिए कोई था ही नहीं, आपके लिए कोई कॉलेज था ही नहीं जहाँ से आप पढ़ सकें और इस काबिल हों कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के आप हद तक पहुंचे, तो आप लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते थे। 1848 में वुमेन का जो था वो फर्स्ट कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन जाहिर सी बात है जब कॉलेज में भी एडमिशन लिया उसके बावजूद भी आप लोगों को जो एक जो होती है यूनिवर्सिटी की हद तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, और उस जो 3 यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें से उस टाइम भी वुमेन को एक्सक्लूड किया जाता था और प्रेफरेंस जो दी जाती थी वो दी जाती थी मेल मेंबर्स को। Women argued for access to employment and bemoaned the stereotypical fate of the middle class wife। अच्छा, आप देखें होता क्या था। वुमेन जो है वो आर्ग्यू ज़रूर करती थी कि उनको एम्प्लॉयमेंट का राइट होना चाहिए, और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मौन करती थी, यानी कि रोती थी और दुख करते थे कि एक स्टीरियोटिपिकल फेट है, यानी कि आप समझे कि ट्रेडिशनल फेट बन गई हुई है मिडिल क्लास वाइफ की, जिसको हर टाइम घर में रहना है और जो एक ट्रिवियल किस्म के परस्यूट्स हैं, यानी कि काम हैं, इनसिग्निफिकेंट काम हैं, जिसमें आप खाना बना लें, अपने घर वालों का ख्याल रख लें, अपने घर का ख्याल रखें, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, और जो आपके अगर घर में मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, तो उनकी निगरानी करें। ये जो ट्रिवियल किस्म के काम थे मिडिल क्लास वाइफ्स की या हाई क्लास वाइफ्स जो थी, वो पार्टीज़ अरेंज कर लेती थी, बॉल्स कर लेती थी, डिनर्स कर लेती थी, लेकिन इसके अलावा भी उनके काम यही होते थे कि घर को देखना, घर का बजट जो है उसको देखना, सब कुछ मैनेज करना, मैनेजमेंट करना। तो ये जो थी ये फेट थी, स्टीरियोटिपिकल फेट जिसे कहा जाता है, ट्रेडिशनल फेट जिसे कहा जाता है मिडिल क्लास या हाई क्लास वाइफ्स की, कि वो घर में ही रहती थी और उनकी सारी ड्यूटीज़ थी जो थी वो घर में ही वो परफॉर्म करती थी। लेकिन जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोअर क्लास फीमेल्स थी जो कि वर्क करती थी इंडस्ट्रियल कंडीशंस जो थी, यानी कि जो हमने पहले भी बात की अर्ली विक्टोरियन एज में, कि जो फीमेल्स और चिल्ड्रन की इंडस्ट्रियल साइट्स में जब वो काम करते थे, जो माइंस में वो काम करते थे, इंडस्ट्रीज़ में वो काम करते थे, तो जो वहाँ पे गलत, बैड, वर्स्ट कंडीशंस थी जिसमें वो काम करते थे, वो इतनी बुरी थी, इतनी क्रूलसम थी कि वहाँ पर काम करना भी एक आप लोगों के सब्र का इम्तिहान लेना होता था। वही ना कि वो कंडीशंस जो थी उसमें आपको कोई राइट नहीं होता था, मेल हैं या फीमेल हैं, जो लेबरर्स की कंडीशंस होती थी विक्टोरियन एज में, बिफोर द आप समझें कि जो रिफॉर्म बिल्स आए थे या जो राइट्स इनके माने गए थे उससे पहले की बात हो रही है। तो यानी कि 2 तरह के हमारे पास आ गए हैं फ़ीमेल की। मैंने आपको 2 तरह की फ़ीमेल आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। दोनों तरह की फ़ीमेल्स जो थी विक्टोरियन एज में वो खुश नहीं थी। अगर तो वो घर है तो वो खुश नहीं है बिकॉज दे वांट एन एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं वो खुश नहीं है बिकॉज ऑफ द कंडीशंस ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, या जो जिस जगह पे वो काम करी है उसकी जो कंडीशन है, जहाँ वो काम करी है, माइंस हैं या इंडस्ट्री है, वेयर एवर इट इज़, वो जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में वो काम कर रही हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि वहाँ पर काम किया जाए। नेक्स्ट इज कंडीशन ये थी कि देखें जब भी कहीं कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो कुछ लोग होते हैं जो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि उन्होंने उसके लिए, कुछ लोग अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं कि उन्होंने आवाज़ उठानी है, जहाँ पे बुरा हो रहा है उन्होंने उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है और बात करनी है कि ये गलत हो रहा है और इसे सही किया जाए। लेकिन अब देखें वुमेन के राइट की मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत से ऐसे मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी भी थे विक्टोरियन एज के दौरान ही जो कि आर्ग्यू करते थे कि वुमेन को उनके राइट दिए जाएँ, वुमेन को लिविंग कंडीशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं जहाँ पे वो इजीली आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, उनको उनके राइट्स होने चाहिए, हर तरह से फ्रीडम होना चाहिए ताकि वो इजीली सोसाइटी में मूव कर सकें। लेकिन कुछ फीमेल्स ही, कुछ यानी कि वुमेन ही ऐसी थी जो कि इसके अगेंस्ट थी। जैसे कि एग्जांपल अगर दी जाए तो क्वीन विक्टोरिया हर सेल्फ,
वर नॉट कन्विंस्ड दैट वुमेन शुड एंजॉय इक्वालिटी विद मैन। अब देखें, एक क्वीन है जो कि आपके ऊपर रेन कर रही है, जो कि आपके ऊपर हुकूमत कर रही है, जो कि आपकी रूलर है, उसके पास हर किस्म का राइट है, वो हुकूमत कर रही है, लेकिन वही ये बात करती है कि वुमेन को हम लोगों ने फ्रीडम नहीं देना, वुमेन को हमने इक्वालिटी नहीं देनी विद मैन। यानी कि वही बात होती है ना, औरत की दुश्मन होती है। एक औरत जिसके पास सब कुछ है और वो ये कह रही है कि नहीं जी बाकी औरतों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बाकी औरतों को इक्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह से बात की जाती है तभी जो होती है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वुमेन जो थी, यानी कि आप कह सकते हैं जब फेमिनिज्म की बात होती है ना, तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि बहुत से मेल मेंबर्स भी हैं जिनकी फेमिनिस्ट थिंकिंग है, जो सोचते हैं कि औरत इंसान है और उसको उसका राइट दिया जाना चाहिए। लेकिन बहुत सी फीमेल्स भी ऐसी हैं जो कि समझती हैं कि औरत को उनका हक नहीं दिया जाना चाहिए और जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो हुई दुरुस्त हो रहा है, सही हो रहा है।